हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर ऑफ एयरपोर्ट प्लानिंग एंड डिज़ाइन। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एयरपोर्ट सर्वे के बारे में। तो जैसा कि मालूम है आपको कि जो एयरपोर्ट है या फिर एयर ट्रांसपोर्ट का जो पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मतलब उसके डिज़ाइन में आपको या फिर से कंस्ट्रक्शन में बहुत सारे कॉन्स्टेंट होते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही डेलिकेट आपका ये ट्रांसपोर्ट मीडियम है, क्योंकि इसमें जो है कि बहुत सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं कि कैसे आप एयरक्राफ्ट के ऑपरेशंस कर सकते हैं। तो जो एयरपोर्ट है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है, उसको करने के लिए बहुत सारी इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो एयरपोर्ट project requires intensive study and careful consideration from various point of view by airport managers, planner, concerned department। ठीक है, तो data and details correct during preliminary survey are properly analyzed and the result of detailed survey are accommodated in a recommendation of the report of proposed site of an airport। तो इसमें ये है कि आपको सारी चीज़ें जाननी पड़ेगी कि किस एरिया में हमको एयरपोर्ट वहाँ पे कंस्ट्रक्ट करना है। तो फर्स्ट है कि एयरपोर्ट में सर्वे करने के लिए, एयरपोर्ट के बारे में उस लोकेशन के बारे में जानने के लिए तो हम लोग को कौन कौन से सर्वे करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो एयरपोर्ट के सर्वे में 7 कैटेगरी है। जो फर्स्ट है अप्रोच जोन सर्वे, ड्रेनेज सर्वे, मेट्रोलॉजिकल सर्वे, नेचुरल रिसोर्स सर्वे, सॉइल सर्वे, टोपोग्राफिकल सर्वे एंड ट्रैफिक सर्वे। तो फर्स्ट बात कर लेते हैं अप्रोच सर्वे के बारे में। तो टर्म अप्रोच सर्वे का मतलब है कि क्लियरेंस एरिया, मतलब कि हम लोग कितना बड़ा एरिया को क्लियर कर रहे हैं ताकि जहाँ से आपका जो एयरक्राफ्ट है वो टेक ऑफ कर सके, अप्रोच कर सके। अप्रोच जोन परमिट स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ एन एयरक्राफ्ट ड्यूरिंग लैंडिंग एंड टेक ऑफ ऑपरेशन। द ग्लाइड पाथ ऑफ एन एयरक्राफ्ट ड्यूरिंग लैंडिंग वेरीज फ्रॉम स्टीप स्लोप टू फ्लैट स्लोप, बट द रेट ऑफ क्लाइंबिंग ड्यूरिंग टेक ऑफ इज कंट्रोल बाई इट्स विंग लोडिंग एंड इट्स इंजन पावर। तो फिर ये ग्लाइड पाथ मतलब कि एक रनवे पर जो आपका एयरक्राफ्ट है वो आपका लैंड करेगा तो उसके लिए एक प्रॉपर ग्लाइड पाथ होता है, और फिर वहाँ से अगर टेक ऑफ करना है तो उसके लिए भी एक प्रॉपर मतलब क्लाइंबिंग पाथ होता है। तो उस पाथ के दौरान कोई भी किसी तरह का हिंड्रेंस नहीं होना चाहिए, किसी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग जानना चाहिए कि वहाँ पे कोई भी इस तरह का पहले से लैंड एरिया में कुछ तरह का कुछ ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, कोई प्रोजेक्टेड आपका स्ट्रक्चर तो नहीं है। ठीक है। अप्रोच जोन सर्वे form a part of topographical survey extended beyond the proposed area of the airport in the direction of approach zone. The main aim of the survey is to establish the elevation of the top of the object within the airport zone. In general, with the approach zone in particular, it helps in determination of the location of object protruding above the ground level, which may prove the hazardous during landing and take off of aircraft। तो पूरा जो आपका ये अगर कोई एयरपोर्ट है तो एयरपोर्ट में जो है एक स्पेसिफिक प्लेस पर आपका होता है रनवे। तो रनवे के अलॉन्ग जो भी है पास होता है जहाँ से वो जो है एयरक्राफ्ट है वो अप्रोच करता है। तो अप्रोच करने के जो जोन है, जो भी एरियाज है, उसमें हम लोग को जानना पड़ेगा कि आपका जो इस जोन में कोई ऐसे ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है। तो इसको जानने के लिए हम लोग को उस रीजन में आपको पूरा क्लियर रखना पड़ेगा। सारे जो फिजिकल ऑब्जेक्ट्स है उसको हम लोग को वहाँ पे अवेलेबल नहीं होने चाहिए। तो आपको वहाँ कोई भी लैंड एरिया में अगर एयरपोर्ट आपको इस्टेब्लिश करना है तो उसके आसपास की सारी चीज़ें को सर्वे करने की ज़रूरत पड़ती है। द अप्रोच सर्वे डिटरमाइंस द ओनरशिप ऑफ सच अनडिजायरेबल ऑब्जेक्ट ऑफ द ग्राउंड, सजेस्ट टू मेजर द रिमूव ऑफ एग्जिस्टिंग सच ऑब्जेक्ट एंड टू प्रिवेंट कंस्ट्रक्शन ऑफ सच स्ट्रक्चर by implementation of suitable zoning regulation. It is not possible to remove such object. The survey should recommend the best way to meet the permanent day and the night to be by some suitable means। तो इस तरह है कि अगर हम लोग को उसी एरिया में एयरपोर्ट बनाना है तो हम लोग को इस तरह के जो भी अनडिजायरेबल ऑब्जेक्ट है ग्राउंड पे उसके बारे में मतलब पूरा सर्वे करना पड़ेगा कि किस लोकेशन पे है, किस हाइट तक है वो, और फिर चेक करना पड़ेगा कि उसको आप रिमूव कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते तो उसके जगह पर हम लोग को एयरपोर्ट को कहीं और शिफ्ट कर सकते हैं या नहीं। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रख के पूरा सर्वे करना पड़ता है कि आपका उस जोन में किस किस जगह पर आपका ऑब्स्ट्रक्शन है, किस किस जगह पर ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, और किस जगह को आप अप्रोच जोन में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है ड्रेनेज सर्वे।
It is necessary to have complete data about the source of water and quality of water to be handled near the airport site. The water reaching the airport has to be intercepted and diverted into proper way. तो होता ये है कि जो एयरपोर्ट है उस पर जो कोई भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में आपको वाटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और उसके बाद जो है एयरपोर्ट में कंस्ट्रक्शन के दौरान, कंस्ट्रक्शन के ऑपरेशन के दौरान जो है वाटर की जो है सप्लाई प्रॉपर होनी चाहिए। और जो वाटर की सप्लाई है और उसके अलावा जो है रेनफॉल होता है, तो रेनफॉल के अकॉर्डिंग जो भी आपका वाटर वहाँ पे जमा हो रहा है उसकी प्रॉपर ड्रेनेज होनी चाहिए, क्योंकि अगर वहाँ पे वाटर जमा होगा तो बाकी जो एयरपोर्ट के जो ऑपरेशंस है उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो आपको वहाँ उस लोकेशन की रेनफॉल इंटेंसिटी कैसी है, उस रीजन का कंटूर मैप कैसा है, इसका जो है स्टॉर्म हाइड्रोग्राफ, ये सारी चीज़ें स्टडी करनी पड़ती है, जिसके थ्रू हम लोग देख सकते हैं कि जो भी रेनफॉल हो रहा है, जो भी आपका स्टॉर्म वाटर जनरेट हो रहा है वो पहुंच रहा है वहाँ पे, उसको कैसे हम लोग ड्रेन आउट कर सकते हैं। वहाँ किसी जगह पर कोई नेचुरल स्ट्रीम है कि नहीं है जहाँ से आप सारा जो है रिवर एरिया है कि नहीं, मतलब कि जो सारा वाटर को आप ड्रेन कर सकें। द ड्रेनेज सर्वे ऑल्सो असर्टेन द पेमेंट ऑफ द एयरपोर्ट विल नॉट बी सबमर्ज्ड ड्यूरिंग फ्लड और हेवी रेन। The detail and information obtained during the survey proves to be very much useful in the design of airport and drainage facility. तो अगर ये हमारे पास ये सारी चीज़ें, अगर सारी इन्फॉर्मेशन है, पूरे रीजन का कंट्रोल मैप है हमारे पास कि कैसे किसी लोकेशन पर अगर रेन का मतलब जिस इंटेंसिटी से रेनफॉल हो रहा है तो जो स्टॉर्म वाटर है वो किस तरह से ड्रेनेज होगा, अगर इसकी इन्फॉर्मेशन है तो हम लोग को प्लान करने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। और बाद में जब कंस्ट्रक्ट हो भी जाता है कोई भी पेमेंट या फिर टैक्सीवे जो भी है, तो उससे हम लोग प्रॉपर ड्रेनेज कर सकते हैं, जिसकी वजह से कभी भी ये पेमेंट है वो सबमर्ज नहीं होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं थर्ड मेट्रोलॉजिकल सर्वे के बारे में। तो एटमॉस्फेयर का जो साइंस है, उसका फिनोमेना है, उसको कहते हैं मेट्रोलॉजी। तो मेट्रोलॉजिकल सर्वे में होता क्या है कि हम लोग वेदर का, क्लाइमेट का क्या सिचुएशन है पूरे सालों तक वो हम लोग स्टडी करते हैं। तो इसमें जो हम लोग मेजरली जो हम लोग डाटा कलेक्ट करते हैं वो है बैरोमेट्रिक प्रेशर का, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर का, डायरेक्शन, ड्यूरेशन एंड इंटेंसिटी ऑफ प्रिवेलिंग विंड। एयरपोर्ट में एयरक्राफ्ट के जो ऑपरेशंस है उसमें बहुत ज़्यादा हमारा ये डोमिनेट करता है कि आपका विंड का जो डायरेक्शन कितना है, ड्यूरेशन कितना है, कितने टाइम तक वो हाई स्पीड में विंड ब्लो होता है, या फिर किसकी मतलब इंटेंसिटी क्या है। ठीक है, फ्रॉस्ट और फॉग का क्या सिचुएशन है, मतलब वहाँ पे बर्फ़ पड़ती है या नहीं, और फिर फॉग सारे कितने समय तक रहता है, और वो मतलब किस रीजन से रहता है फॉग। पीरियड ऑफ लो विजिबिलिटी, कितने सालों कितने टाइम तक हमारे पास विजिबिलिटी कम रहती है, जिससे वजह से ऑपरेशन में मतलब इफेक्ट आ सकता है। रेनफॉल इंटेंसिटी क्या है, ड्यूरेशन क्या है, स्नोफॉल होता है या नहीं, और टेम्परेचर कितना है वहाँ का, एवरेज टेम्परेचर। इट इज़ टू बी नोटेड दैट द अबव डिटेल are to be collected for several years in the past, and after proper scrutiny they should be applied for the planning and designing of the various component of an airport। तो होता ये है कि ये सारे जो डाटा है वो सारा का इस्तेमाल किया जाता है हम लोग के एयरपोर्ट के डिज़ाइन में और प्लानिंग में, कि हमारा जो रनवे है उसका डायरेक्शन क्या होना चाहिए, उसका और किस लोकेशन पर होना चाहिए, ताकि और जो रनवे का लेंथ है वो अप्रोप्रिएट है या नहीं, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से आपके जो है एयरक्राफ्ट की जो है एयरक्राफ्ट की लैंडिंग और टेक ऑफ ऑपरेशंस की जो कैपेबिलिटी है वो कम या अधिक हो सकती है, या फिर हाइट बढ़ेगी, मतलब किसी भी रीजन का अगर मीन सी लेवल से ज़्यादा हाइट पर है तो भी ऑपरेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। ठीक है, तो कुछ आपके एप्लीकेशंस हैं जिसकी वजह से हम लोग ये मेजर करते हैं। द एक्यूरेट रेनफॉल डाटा विल बी इमेंस हेल्प द इन डिजाइन ऑफ पेमेंट। रेनफॉल का जो डाटा है उससे पेमेंट डिजाइन में हेल्प मिलती है। प्रेशर से है, तो जो प्रेशर हम लोग मेजर करते हैं, तो और डेंसिटी ऑफ सरफेस से हम लोग कितना इम्पैक्ट आएगा रनवे पर वो हम लोग मेजर कर सकते हैं। कितना उसके लेंथ, रनवे का लेंथ होना चाहिए वो डिसाइड कर सकते हैं। मैक्सिमम डेप्थ ऑफ फ्रॉस्ट एक्शन हम लोग निकाल सकते हैं कि कितना एरिया इफेक्ट हो सकता है। ओरिएंटेशन ऑफ रनवे बेसिकली डिपेंड्स ऑन द कंडीशन ऑफ द प्रिवेलिंग विंड। तो ये सारी चीज़ें इफेक्ट करती है। तो हम लोग रनवे का जब पढ़ेंगे कि रनवे का प्लानिंग कैसे करते हैं, किस डायरेक्शन में होनी चाहिए, विंड रोज डायग्राम पढ़ेंगे, तो उसमें मैं पूरी तरह से डिस्कस करूँगा कि किस तरह से हम लोग डिसाइड करते हैं कि रनवे का डायरेक्शन कहाँ होना चाहिए। अब है नेक्स्ट नेचुरल रिसोर्स सर्वे। तो कोई भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है तो उसमें हम लोग चाहते हैं कि वो मिनिमम कॉस्ट में बने, क्योंकि एयरपोर्ट है तो उसमें तो आपको बहुत सारी
हैवी मशीनरी, हैवी टेक्नोलॉजी लगेगी, तो उसमें का कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो उसको कॉस्ट कम करने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो भी आपको रिसोर्सेज चाहिए वो लोकली अवेलेबल है या नहीं। जो भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल चाहिए, कोई भी किसी तरह का मतलब रिसोर्सेज चाहिए, वो आपके अगर आसपास हो तो आपका कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट का आपका कॉस्ट घट सकता है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग को सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करनी पड़ती है कि वाटर सप्लाई है या नहीं, पावर है या नहीं, वहाँ से कनेक्टिविटी है या नहीं, रोड से, ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। नेक्स्ट है आपका सॉइल सर्वे। सॉइल सर्वे तो हर स्ट्रक्चर के कंस्ट्रक्शन प्लानिंग के पहले हम लोग करते ही हैं, ताकि हम जान सके कि जो स्ट्रक्चर बनने वाला है वो कितना लोड अप्लाई कर रहा है और उसको लोड को सस्टेन करने के लिए आपका सॉइल अप्रोप्रिएट है या नहीं। द सबग्रेड सॉइल सपोर्ट द रनवे एंड द other structure of the airport, hence that knowledge of soil is considered to be very important to an airfield engineer. From the geological point of view, the soil is defined as the relatively thin layer of disintegrated rock lying on or near the surface of the earth mixed with organic matter which is product of decaying vegetation and animal मटेरियल। तो होता ये है कि सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जिसको आपको पेमेंट डिजाइन करना हो, रनवे का टैक्सीवे डिजाइन करना हो, कोई स्ट्रक्चर डिजाइन करना हो, या फिर आपका वाच टावर डिजाइन करना हो, तो सबके लिए आपका सॉइल का इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। तो हम लोग जानते हैं कि सॉइल क्या है। आपका एक सरफेस, मतलब कि आपका अर्थ सरफेस का एक लेयर है जो कि मतलब डिसइंटीग्रेटेड रॉक्स होते हैं, जिसमें आपके ऑर्गेनिक मटेरियल भी होते हैं। तो सॉइल इज द रिजल्ट ऑफ द रेसिडुअल कंसंट्रेशन ऑफ द अल्ट्रेशन प्रोडक्ट ऑफ रॉक विच इन टर्म विच हैव बीन चेंज बाय इन्फ्लुएंस ऑफ केमिकल एंड फिजिकल प्रोसेस। तो मतलब सॉइल के बारे में आपको कोई इन्फॉर्मेशन है कि कैसे क्या होता है, क्या पार्टिकल है, मतलब किस तरह का ये लोड बियर कर सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग सारा टेस्टिंग करते हैं, जिसकी वजह से हम लोग सॉइल का क्वालिटी जान सके। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट हम चलते हैं टोपोग्राफिकल सर्वे में। इन दिस सर्वे द सरफेस फीचर्स लाइक हिल्स, रिवर्स, लेवल्स ऑफ द रीजन आर मेजर्ड एंड स्टडीड। तो इस टोपोग्राफिकल सर्वे में हम लोग को आसपास के जो जोग्राफिकल फीचर्स है, लैंड एरिया फीचर्स हैं, वो सारी चीज़ हम लोग स्टडी करते हैं। तो इसमें आपका होता है कि ये डिसाइड करना पड़ता है कि इसका पर्पस होता है कि आप डिस्क्राइब कर सकें कि नेचुरल प्रॉपर्टी कौन से प्रॉपर्टी का नेचर क्या है, मतलब कि उसका एलिवेशन कहाँ तक है, कहाँ पे डिप्रेशन है, कहाँ पे स्लोप है, ये सारी चीज़ें स्टडी करते हैं टू एस्टिमेट द एक्सकैवेशन क्वांटिटी। तो अगर कहीं पे आपको एयरपोर्ट कंस्ट्रक्ट करना है तो जनरली कोशिश की जाती है कि जो आपका रनवे है या टैक्सीवे है वो एक लेवल एरिया में हो। अगर लेवल एरिया वहाँ पे सरफेस आपका अनडिटेड है तो उसको लेवल करने के लिए कितना एक्सकेवेट करना पड़ेगा, कहाँ पे आपको फिलिंग करनी पड़ेगी, वो सारी चीज़ें आपको कॉस्टिंग या इसके लिए हम लोग एस्टिमेट करने की जरूरत पड़ती है। टू एस्टिमेट द क्वांटिटी ऑफ क्लियरिंग द साइट, रिमूविंग रूट्स, स्टम्प्स फ्रॉम ग्राउंड। तो भी ये भी मेजर करने के लिए ईजी होता है, इससे कि हम लोग आसपास की जो कितनी साइट को क्लियर करनी पड़ेगी, कहाँ कहाँ पे आपको पेड़ काटने पड़ेंगे, कहाँ कहाँ पे लोकेशंस पे आपको मतलब सरफेस को आपको प्लान करना पड़ेगा। टू रिमूव एन एक्यूरेट कंटूर मैप हैविंग कंटूर इंटरवल विच allow the selection of best alignment of the runway and also for the determining the drainage cost accurately। तो उसी पूरे एरिया का हमको कंटूर मैप भी चाहिए होता है, जिसकी वजह से हम लोग डिसाइड कर सके कि रनवे का अलाइनमेंट कैसी होना चाहिए और किसी तरह हम लोग का जो है रेनफॉल होगा तो ड्रेनेज बिना ज़्यादा हायर कॉस्ट के हम लोग प्रोवाइड कर सकें। टू प्रोवाइड एन एक्यूरेट मैप शोइंग रोड, हिल्स, प्रॉपर्टी लाइन्स, स्ट्रीम्स, बिल्डिंग एंड ऑल अदर इम्पोर्टेंट फिजिकल फीचर्स ऑफ द एयरपोर्ट साइट। तो पूरा मैप बनाने के लिए ताकि हम लोग सारा अप्रोप्रिएटली हिल, प्रॉपर्टी लाइन सब चीज़ का बना सके, ये सब के लिए हम लोग टोपोग्राफिकल सर्वे करना इंपॉर्टेंट होता है। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर द बेस्ट लोकेशन ऑफ द आउटफॉल फॉर द ड्रेनेज सिस्टम एंड फॉर विच द सर्वे कैन बी एक्सटेंडेड बियॉन्ड द एयरपोर्ट बाउंड्री। तो बेस्ट लोकेशन निकालना कि आपका एयरपोर्ट का कितना दूर तक बाउंड्री रहेगा, कहाँ पे ड्रेनेज रहेगा, तो ये सारे के लिए आपको एक्सटेंडेड आपको सर्वे करने पड़ेंगी पूरे एरिया की, तो इसकी भी रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ट्रैफिक सर्वे की। इन दिस सर्वे द इन्वेस्टिगेशन आर कैरीड आउट बाय टू प्रेडिक्ट द प्रोबेबल अमाउंट ऑफ ट्रैफिक इंक्लूडिंग द एक्सपेक्टेड फ्यूचर ट्रैफिक फॉर द पर्पस ऑफ कन्वीनियंस। द डिटेल टू बी गैदर्ड ड्यूरिंग द ट्रैफिक सर्वे आर ग्रुप्ड इन द फॉलोइंग टू कैटेगरी। तो ट्रैफिक सर्वे बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि किसी भी आप ट्रांसपोर्ट मोड को आप इस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग को ट्रैफिक सर्वे करना ही पड़ेगा कि आपको जानना तो चाहिए कि आपका उस मोड में, उस ट्रांसपोर्ट मोड में कौन कौन से पैसेंजर आने वाले हैं, कितने क्वांटिटी में आ सकते हैं, जिसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको स्मॉल एयरपोर्ट बनानी है या फिर लार्ज एयरपोर्ट बनानी है,
क्या पॉसिबिलिटी है उस रीजन की, कितना वो डेवलप कर सकता है। तो उसके लिए हम लोग 2 कैटेगरी हम लोग डिसाइड करते हैं कि आपका नया एयरपोर्ट है या फिर आपका एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट को आप इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। तो नया एयरपोर्ट है तो हम लोग को बहुत सारी जो डाटा कलेक्ट करनी पड़ेगी, जैसे कि फैसिलिटी क्या क्या आपको प्रोवाइड करनी है, मतलब आपको मतलब कस्टम एयरपोर्ट बनाना है या नहीं, आपको इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाना है या नहीं, तो कौन कौन सी फैसिलिटी वहाँ पे होगी पैसेंजर के लिए, बैगेज के लिए, कार्गोज के लिए, लैंडिंग टेकऑफ के लिए, सर्विसिंग के लिए। तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे फिक्स करनी पड़ेगी। टाइप्स ऑफ एयरक्राफ्ट, किस तरह के एयरक्राफ्ट को आप लैंड कराने की सोच रहे हैं, मतलब स्मॉल एयरक्राफ्ट की लार्ज एयरक्राफ्ट, या फिर वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक क्या होने वाला है वहाँ पे, मतलब आसपास कोई मेगा सिटीज़ है या नहीं, उससे कनेक्टिविटी है या नहीं। तो उसके लिए अकॉर्डिंग हम लोग वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक भी डिसाइड करते हैं। तो इसकी वजह से हम लोग पूरा कि नया एयरपोर्ट के लिए कितना एरिया रिक्वायर्ड होगा वो हम लोग स्टडी कर पाते हैं। नेक्स्ट है फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ एन एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट। तो अब है कि अगर कुछ पहले से एग्जिस्ट कर रहा है एयरपोर्ट तो उसमें इम्प्रूवमेंट करनी है, तो उसके लिए हम लोग को कौन कौन सी सर्वे करनी पड़ेगी। तो ये आपको चेक करना पड़ेगा कि आपका इम्प्रूवमेंट करनी है तो आपकी जो टर्मिनल बिल्डिंग है पहले से वो क्या एडिक्वेट है या नहीं, कि मतलब हायर ट्रैफिक आने वाला है तो उससे मतलब सारे जो सर्विसेज है वहाँ पे सफिशिएंट है या नहीं। अगर सफिशिएंट नहीं है तो हमें अगर एक्स्ट्रा टर्मिनल बिल्डिंग बनाने की जरूरत पड़ेगी तो कहाँ पे बनाई जाएगी और कितना एरिया की रिक्वायरमेंट होगी। अवेलेबल फैसिलिटी कैसी ऐसी है वहाँ की, कैपेसिटी ऑफ रनवे टैक्सी वे, रनवे टैक्सी की कैपेसिटी कितनी है, कितने ऑपरेशंस वो पर आवर कर सकते हैं। सुटेबिलिटी ऑफ अप्रोचेज फॉर द टाइप्स ऑफ एयरक्राफ्ट, तो जो भी एयरक्राफ्ट वहाँ पे अप्रोच करने वाले हैं उसके लिए जो फ्यूचर में अप्रोच कर सकते हैं तो उसके लिए आपके सारी सुटेबिलिटी है या नहीं। ठीक है। फॉर्म द एबव डिटेल वेरियस मेजर्स फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ एयरपोर्ट मे बी सजेस्टेड एंड दे मे बी इन द फॉलोइंग फॉर्म। तो जो सारी जो हम लोग सर्वे करते हैं इससे हम लोग क्या क्या सजेशन दे सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं कि एक्सटेंशन ऑफ रनवे को हम लोग एक्सटेंड कर दे तो लेंथ बढ़ा दे तो उसकी वजह से हम लोग ज़्यादा ऑपरेशन कर सकते हैं। हाई स्पीड एग्जिट वे, कि अगर रनवे के आसपास अगर बहुत टैक्सी वे ज़्यादा हो, एग्जिट टैक्सी वे ज़्यादा हो तो वो जो है एयरक्राफ्ट जैसे ही वहाँ पे पहुँचेगा, मतलब वहाँ पे लैंड करेगा तो वो ईजिली अब तुरंत एग्जिट करवा दे ताकि आपका रनवे फिर से खाली हो जाए। नेक्स्ट है इम्प्रूविंग द ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइसेस। ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइस को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, क्या हमें नया या पार्लर रनवे की ज़रूरत है या नहीं है। रीअरेंजिंग और इंक्रीजिंग द साइज ऑफ टर्मिनल बिल्डिंग एंड एप्रोन, तो फिर हम लोग को रीअरेंज कर सकते हैं पूरा जो भी टर्मिनल बिल्डिंग एग्जिस्टिंग टर्मिनल बिल्डिंग है, या फिर हम लोग नई टर्मिनल बिल्डिंग बना सकते हैं जिसको दूसरे मतलब रीजन दूसरे पर्पज़ के लिए हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब कि हो सकता कि एक पार्ट को हम लोग डोमेस्टिक के लिए इस्तेमाल करें, दूसरे पार्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए इस्तेमाल करें। तो ये डिफरेंट हो सकता है। ये सारी चीज़ें हम लोग स्टडी करते हैं और फिर सजेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि अब हम लोग को सब सर्वे कर लिए हैं हम लोगों ने, तो प्लानिंग करने से पहले प्लानिंग करने के बाद हम लोग डिसाइड करते हैं कि कौन कौन सी ड्राइंग बननी चाहिए ताकि उसका इस्तेमाल करके हम लोग को कंस्ट्रक्शन करवा सकें। ठीक है। तो उसमें जो रिक्वायरमेंट होता है ड्राइंग्स की वो है ड्रेनेज प्लान, ग्रेडिंग प्लान, लाइटिंग प्लान, मास्टर प्लान, ऑब्स्ट्रक्शन प्लान, पेविंग प्लान एंड टोपोग्राफिकल प्लान। ठीक है। तो फर्स्ट बात करते हैं ड्रेनेज प्लान की। तो इस प्लान में हम लोग शो करते हैं कि रनवे, टैक्सीवे, एयरपोर्ट कहाँ पे हैं, पाइपलाइंस कहाँ पे है, मतलब वाटर सप्लाई की पाइपलाइंस कहाँ पे है, ड्रेनेज नेटवर्क के लिए जो है हम लोग का पाइपलाइंस है वो कहाँ है, सीवेज पाइपलाइन कहाँ पे है, साइज पाइप का साइज़ कितना होना चाहिए, कहाँ पे लेवल्स चेंजेज हो रहे हैं, कहाँ पे ग्रेडियंट क्या कितना है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग को शो करनी पड़ती है। और जगह जगह पर आपको लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसफर क्रॉस सेक्शन भी शो करने पड़ेंगे। तो इसमें ड्रेनेज प्लान में सब शो की जाती है। ग्रेडिंग प्लान की बात करें तो ग्रेडिंग प्लान में क्या होगा, ग्रेड मतलब क्या होता है, आपका स्लोप पता होना चाहिए। तो पूरे एरिया का हम लोग को चाहिए होता है कंटूर। तो कंटूर में हम लोग देते हैं कि आपका प्रपोज रनवे कहाँ पे होगा, एप्रोन टैक्सीवे क्या होगा, और उसके साथ साथ पूरा कंट्रोल लाइन होना चाहिए ताकि पता चल सके कि किस रनवे का किस पोर्शन का जो है लेवल राइज है, कहाँ डाउन है। ठीक है। हम लोग कोशिश करते हैं कि आपका ये प्लेन रहे, आपका लेवल रहे, पर इतना 2.2 किलोमीटर 3 किलोमीटर जो लेंथ होता है रनवे का वो पूरी तरह से लेवल कर पाना बहुत मुश्किल होता है अगर आपके पास किसी तरह का अनरूलेटेड टोपोग्राफी है तो। नेक्स्ट बात कर लेते हैं लाइटिंग प्लान की। तो लाइटिंग प्लान में क्या होता है कि हम लोग हमारे पास रनवे होगा, एप्रोन होगा, टैक्सीवे होगा,
और उसमें जो है कहाँ कहाँ पे लाइट्स हमें लगानी पड़ेगी ताकि हम लोग नाइट में भी ऑपरेशंस कर सके। और नेक्स्ट है कि केबल कनेक्शन का कहाँ कहाँ पे करने में पड़ेगी, कहाँ कहाँ पे डक्ट्स बनाने पड़ेगी, कंट्रोलिंग डक्ट्स होगी, ये सारी चीज़ें मार्क करनी पड़ती है ड्राइंग्स में। अब बात कर लेते हैं मास्टर प्लान के बारे में। तो मास्टर प्लान हम लोग का प्लान बनाने से पहले हमको ये ध्यान देना पड़ेगा कि जो भी एयरपोर्ट है, तो एयरपोर्ट का जो कोशिश करते हैं कि हम लोग जब कंस्ट्रक्ट करना स्टार्ट कर रहे हैं तो उसका पहले मिनिमम और एसेंशियल रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर लेते हैं, फिर धीरे धीरे जैसे डिमांड बढ़ता है वैसे वैसे हम लोग कंस्ट्रक्ट करते जाते हैं। तो मेन पर्पस है मास्टर प्लान का कि हमारा जो है स्पेसिफिक डिटेल हम लोग प्रोवाइड कर सके कि हम लोग किस तरह स्टेज वाइज पूरे एयरपोर्ट को डेवलप कर रहे हैं। मतलब अभी का क्या प्लान है कि हम लोग को अभी 2 साल में कितना अचीव करना है, अभी अगले 4 साल में कितना अचीव करना है। फ्यूचर डेवलपमेंट प्लान के साथ हम लोग का ये सारी तैयारी हो जानी चाहिए कि आपका कि स्टेज वाइज कैसे हम लोग इसको डेवलप कर रहे हैं, क्योंकि एक बार में अगर पूरी तरह से कंस्ट्रक्ट कर पाना बहुत मुश्किल हो पाता है, क्योंकि बहुत सारे कॉन्स्टेंट बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं उस सिचुएशन में। तो मास्टर प्लान में हमेशा हम लोग बनाते हैं कि कॉन्स्टेंट कंडीशन क्या है, अनकॉन्स्टेंट कंडीशंस क्या है। कॉन्स्टेंट फोरकास्ट करते हैं मतलब कि जो भी फैक्टर्स है जो कि एयरपोर्ट की ग्रोथ में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि होता है आपका कि आपका लैंड ही अवेलेबल नहीं है, बहुत ज़्यादा नॉइज़ क्रिएट हो रहा है, या फिर कोई एविएशन फ्यूल बढ़ गया तो वहाँ पे वो चांसेस है कि अब वहाँ पे लोग एयरक्राफ्ट से ट्रैवल करना थोड़ा कम कर दे, तो आपका रिक्वायरमेंट कम हो जाए, ट्रैफिक कम हो जाए, तो ये सिचुएशन आ सकती है। तो कांस्टेंट में ये भी हम लोग कंसीडर करना पड़ता है कि अगर हमारा जो ट्रैफिक ज़्यादा नहीं आता है तो उस केस में हम लोग कहाँ तक डेवलप करेंगे। अगर ट्रैफिक ज़्यादा आ रहा है तो उस केस में हम लोग को आगे स्टेज वाइज कैसे डेवलप करना है पूरा एयरपोर्ट को, तो हम लोग का मास्टर प्लान हमारे पास होना चाहिए। जिस तरह कि आप लोगों ने सुना होगा कि दिल्ली का भी अपना मास्टर प्लान था जिसको बोलते हैं दिल्ली 2021 बोलते थे, और जो पटना में बनाया गया था 2031, पटना 2031। इसका मतलब क्या है कि पटना को 2031 तक कितना हम लोग डेवलप कर पाएंगे, मतलब उसके रीजन में कौन कौन से हाईवेज रोडवेज बना पाएंगे। तो वो स्टेज वाइज ये सब डिसाइड किया जाता है कि क्या पहले स्टेज में क्या होगा, पहले स्टेज में कौन कौन से रोडवे बनेंगे, कौन कौन से मतलब रिंग रोड बनेंगे, ये सब चीज़ें डिसाइड की जाती है। तो ये सारे मास्टर प्लान में होना चाहिए। तो जिस तरह है कि अब मास्टर प्लान में हम शो करते हैं ग्राउंड कंटूर, रनवे, टैक्सीवे, बिल्डिंग, एप्रॉन, कंट्रोल टावर, हैंगर्स, एक्सेस रोड्स, पार्किंग फैसिलिटी, यूटिलिटी, द डेवलपमेंट ऑफ एयरपोर्ट बाई फेज इज ऑल्सो क्लियरली मार्क्ड ऑन मास्टर प्लान। तो मास्टर प्लान में सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्टर है, सबसे इम्पोर्टेंट जो की है इसमें कि आपका फेज में हम लोग का ये दिखाना पड़ता है कि आपका इस फर्स्ट पेज में हम लोग कितना कंस्ट्रक्ट कर लाएंगे, जिससे हम लोग यहाँ से जो है एयरक्राफ्ट की जो लैंडिंग टेक ऑफ फैसिलिटी हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। सेकेंड फेज में हम यहाँ करेंगे, थर्ड फेज में इतना तक करेंगे। इस तरह फेज वाइज हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि किस तरह से हम लोग को पूरा एयरपोर्ट डेवलप करना है। तो फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने बताया है कि किस हमारा जो ऑब्जेक्टिव है क्या है मास्टर प्लान का, वो क्या क्या है। तो मास्टर प्लान का जो ऑब्जेक्टिव है कि हम लोग का जो भी कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं उसका जो है हम लोग पहले से शेड्यूल हम लोग बना लें। मतलब कि पहले हम लोग पता कर लें कि कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले क्या करना है, पहले हमारा प्रायोरिटी क्या है, किस तरह हम लोग को फेजिंग करनी है, मतलब फेज वाइज हमको डेवलप करना है। इसका पर्पस है कि टू मेंशन द वेरियस अल्टरनेटिव कंसिडरेशन आफ्टर फाइनलाइजिंग द प्लान। तो हम लोग के पास कि कौन कौन सा अल्टरनेटिव है कि अगर ये हम लोग इस तरह से नहीं जाएँ तो हम लोग किधर से और किस तरह से हम लोग एयरपोर्ट को डेवलप कर सकते हैं। मतलब कि कुछ प्रॉब्लम्स आएगी अगर किसी चीज़ में डेवलप करने में, तो हम लोग किस लोकेशन में हम लोग मूव कर सकते हैं, किस एरिया लोकेशन में हम लोग दूसरे स्ट्रक्चर बना सकते हैं। टू प्रेजेंट द डाटा एंड डिटेल गेदर टू डेवलप प्लान, मतलब कि सारा जो भी रिक्वायरमेंट होगा डाटा डिटेल वो सारा को गेदर करेंगे तो हम लोग मास्टर प्लान में डालेंगे, तो फर्दर जब कंस्ट्रक्ट करने जाएंगे तो प्रॉब्लम कम से कम होगी। टू प्रोवाइड एन इफेक्टिव ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल्टीमेट डेवलपमेंट ऑफ द एयरपोर्ट टुगेदर विथ एंटिसिपेटेड लैंड यूज एंड एडजेसेंट टू द एयरपोर्ट। तो फाइनलाइज होने के बाद कैसा दिखाई देगा, कैसा सिचुएशन होगा, कहाँ किस किस लोकेशन पे आपके स्ट्रक्चर्स होंगे, ये सारी चीज़ें हम लोग मास्टर प्लान में देते हैं। तो हमारा इसको शो करना भी हमारा मास्टर प्लान का ऑब्जेक्टिव होता है। तो फेज वाइज अगर हम लोग को मास्टर प्लान को बनाना हो, मतलब कि मैं एयरपोर्ट को कंस्ट्रक्ट करने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि मास्टर प्लान को कैसे फेज वाइज बनाना है। तो फर्स्ट पेज में हम लोग मास्टर प्लान में करते हैं कि हम लोग एयरपोर्ट का क्या क्या रिक्वायरमेंट है, वो सारी चीज़ें क्या क्या डिमांड होने वाली है, क्या क्या इन्वायरमेंटल इश्यूज़ होने वाली हैं,
सारी चीज़ों को हम लोग एक जगह मतलब डाटा कलेक्ट कर लेते हैं। सेकेंड में हम लोग साइट का सिलेक्शन कर लेते हैं कि आपका जो अवेलेबल साइट है वो सारी मतलब रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर रहा है या नहीं। थर्ड में है कि आपका एयरपोर्ट प्लान में हम लोग शो कर लेते हैं कि आपका ओवरऑल लेआउट क्या होना चाहिए, लैंड यूज कैसी होना चाहिए, टर्मिनल एरिया कैसी होनी चाहिए, एक्सेस रूट्स कैसे होने चाहिए। और लास्ट में हम लोग ये देख लेते हैं, तैयार कर लेते हैं कि फाइनेंशियल प्लान की हमारा अब इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी कैसी है, कि जो हमारा जो जिस लोकेशन पे हम लोग जो भी कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं उसमें हम लोग फंड इशू करेंगे तो उससे आपको कितना जल्दी आपको रेवेन्यू जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगी, तो कितना कॉस्ट लग सकता है, कितना आपका फिजिबल है या नहीं, मतलब उस लोकेशन पे कोई भी स्ट्रक्चर बनाने से कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट तो नहीं आ रहा। ये सारी चीज़ें हम लोग को कंसिडर करनी पड़ती है लास्ट फेज में। अब बात कर लेते हैं कुछ और प्लान्स के बारे में, जैसे कि है ऑब्स्ट्रक्शन प्लान। तो जैसा कि मैंने बताया कि अप्रोच जोन सर्वे हम लोग करते हैं, तो अप्रोच जोन सर्वे में जो भी आपके ऑब्स्ट्रक्शन होते हैं उसको अलग प्लान पे हम लोग शो कर लेते हैं कि पूरे प्लान में पूरे एरिया में जो है आपका एयरपोर्ट है, जहाँ पे रनवे है, रनवे के एरिया में इस लोकेशन पर यहाँ पे हिल है, यहाँ पे एक मतलब बहुत सारा पेड़ है, बहुत सारा जंगल है, जिस वजह से ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो सकता है। तो ये सारी चीज़ों को लोकेट करना हमारा ऑब्स्ट्रक्शन प्लान में का पर्पस होता है। बात कर ले पेविंग प्लान का। पेविंग प्लान में हम लोग इसमें हम लोग शो करते हैं आपका जो रनवे, टैक्सीवे, एप्रोन, जो जहाँ जहाँ पे पेमेंट बनानी है वहाँ पे उसका लोकेशन मार्क कर लेते हैं, और साथ साथ उसका डिटेल जो डिज़ाइन है वो हम लोग शो करते हैं कि आपका उस पेमेंट की क्या क्या थिकनेस होनी चाहिए, कहाँ कहाँ पे जॉइंट्स होने चाहिए, कहाँ कहाँ पे उसके मार्किंग होनी चाहिए। लास्ट टोपोग्राफिकल प्लान। टोपोग्राफिकल प्लान में हम लोग उस एरिया के, उस रीजन के सारे टोपोग्राफिकल फीचर्स, एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स, यूटिलिटी रोड्स, प्रॉपर्टी बाउंड्री, स्ट्रीम्स, बोरिंग, ये सारी चीज़ें हम शो करते हैं, ताकि जो हम लोग फर्दर डिजाइन करेंगे तो उसमें हम लोग को सारी चीज़ें हम लोग को कंसिडर कर सकें। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर एयरपोर्ट सर्वे हम लोग खत्म करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि साइट सिलेक्शन करना होता है किसी लोकेशन की, तो उसमें कौन कौन से फैक्टर को हम लोग कंसिडर करना चाहिए।